बच्चों अब अपन सिंपल पेंडुलम के बाद स्प्रिंग पेंडुलम पढ़ेंगे। तो स्प्रिंग पेंडुलम में सबसे पहली बात यह है कि आपको ये बेसिक पता है कि अगर एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है ना, इसको आपने स्ट्रेच किया, यहाँ तक लाए और रिलीज कर दिया तो ये ऑसिलेशन करने लगता है। ठीक है, दिस इज x इक्वल टू 0, ये आपका x इक्वल टू a, ये आपका x इक्वल टू माइनस a। ये SHM होता है, आपको पता है। और जो फोर्स काम करता है किसी भी x पर, यानी अगर यहाँ से x की डिस्टेंस पे है आपका ये ब्लॉक, तो उस पे जो फोर्स काम कर रहा होगा F restoring, that is F restoring is equal to minus of kx। ये बेसिक आपको पता है, F restoring is equal to minus of kx। इसमें k क्या है? फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। चलिए पहले हम उसी की बात कर लेते हैं। ओके, इतना बेसिक आप रिकॉल कर लीजिए। अब सबसे पहले अपन फोर्स कांस्टेंट की बात करते हैं। फोर्स कांस्टेंट जो होता है स्प्रिंग का k, दिस इज k इज इक्वल टू f by x। मैंने पहले भी आपको बताया है कि माइनस साइन इन दोनों के बीच की डायरेक्शन का रिलेशन बताता है ना। k को इस माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं है ना। तो k को जब आप एक्सप्रेस करो तो सब प्लस में काम करो। तो इट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग, यानी ये 1 होगा। अगर यहाँ 1 रख देंगे तो k इज इक्वल टू f हो जाएगा, यानी वो फोर्स जो किसी स्प्रिंग में यूनिट अमाउंट का एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन लाता है, वो फोर्स की वो वैल्यू स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट के इक्वल होती है, दैट इज न्यूटन पर मीटर और डायन पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो फोर्स कांस्टेंट होता है, मुझे इसी की बात करनी है सबसे पहले। तो k, सबसे पहली बात, किसी भी स्प्रिंग का जो k होता है वो उस स्प्रिंग के मटेरियल की जो हार्डनेस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज्यादा हार्ड होगा उसका मटेरियल, उतना ज्यादा होगा फोर्स कांस्टेंट। तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सेम लेंथ की एक कॉपर की स्प्रिंग है और एक स्टील की स्प्रिंग है, तो स्टील इज हार्डर देन कॉपर, है ना, स्टील की हार्डनेस ज्यादा है, तो स्टील वाली जो स्प्रिंग है उसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा। ठीक है, सेकेंडली k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, यानी जो स्प्रिंग लॉन्गर होती है, जो ज्यादा लंबी होती है, उसका फोर्स कांस्टेंट कम होता है। ठीक है, लॉन्गर स्प्रिंग हैज लेसर फोर्स कांस्टेंट, शॉर्टर स्प्रिंग हैज मोर फोर्स कांस्टेंट। तो k डिपेंड करता है दो चीजों पर, हार्डनेस पर, हार्डनेस ज्यादा, फोर्स कांस्टेंट ज्यादा। लेकिन अगर लेंथ कम होगी स्प्रिंग की तो फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, क्योंकि उसको स्ट्रेच करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, है ना। तो k इन दो बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो k डिपेंड करता है दो बातों पर, हार्डनेस पर और लेंथ ऑफ स्प्रिंग पर, है ना। कौन सी लेंथ? नेचुरल लेंथ जो उसकी है ना, स्ट्रेच करने वाली नहीं, स्ट्रेच करने के बाद वाली नहीं, नेचुरल लेंथ। ठीक है, अब यहीं से पॉइंट डेवलप होता है कि अगर एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट k है, इसको n इक्वल पार्ट्स में कट कर दें, इसको n इक्वल पार्ट्स में कट कर दें। कितने पार्ट्स में कट कर दिया? n इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर इस स्प्रिंग के ही आपने n पार्ट्स किए हुए हैं, तो इसका ये हर पार्ट बना हुआ है वो इसकी लेंथ का 1/n होगा। यानी इसकी लेंथ अगर L थी तो इसकी लेंथ कितनी होगी एक पार्ट की? इट इज L/n, क्योंकि आपने n पार्ट्स किए हैं। और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है फोर्स कांस्टेंट। मींस अगर लेंथ आपकी 1/n टाइम्स हुई है, 1/n हुई है, तो फोर्स कांस्टेंट k टाइम्स हो जाएगा। तो अगर इसका k था तो इसका फोर्स कांस्टेंट nk होगा, एंड इन सारे पार्ट्स का फोर्स कांस्टेंट nk हो जाएगा। तो इफ अ स्प्रिंग इज डिवाइडेड इन n इक्वल पार्ट्स, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच स्मॉल पार्ट विल बी n टाइम्स दैट ऑफ ओरिजिनल स्प्रिंग। ठीक है, अगर मान लो हमने ये बोला कि इस स्प्रिंग के दो पार्ट्स किए हैं, अगर स्प्रिंग के दो पार्ट्स किए हैं, एक पार्ट और दोनों पार्ट्स की जो दोनों पार्ट्स की इक्वल नहीं है ना, ये और ये, जो लंबा पार्ट है ना, से इट इज L1, और
इट इज L1, और जो शॉर्टर पार्ट है वो L2 है, और लॉन्गर पार्ट और शॉर्टर पार्ट का जो रेशियो है दैट इज L1 by L2 इज इक्वल टू N। आपसे बोला गया कि एक स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट K है ना, it is divided in two parts, two unequal parts, and having the ratio in lengths of these two parts is N, रेशियो N है। लेकिन ध्यान रहे मैंने N किसको लिया है, बड़े टुकड़े की लंबाई में छोटे टुकड़े की लंबाई का डिवाइड किया है, यानी मेरे डायग्राम के हिसाब से N जो है इट इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ग्रेटर लेंथ डिवाइडेड बाय स्मॉलर लेंथ से मैंने रेशियो बनाया हुआ है। तो कभी आपको किसी क्वेश्चन में 1/2 बोले कि स्प्रिंग को 1:2, तो उसको उल्टा करके 2 लेकर N की जगह पुट अप करना, ठीक है। 3/2 बोले तो इट इज ग्रेटर देन 1, ओके, तो N इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। कोई बोले स्प्रिंग को 1/5 के दो टुकड़ों में तोड़ा गया, तो 1:5 अगर रेशियो दिया है आप उसको उल्टा कर लेना, यानी 5 बनाया। मैंने अपने डायग्राम में एक आपको शॉर्टकट फॉर्मूला दे रहा हूं, तो उसमें आपको N कैसे रखना है ऐसे केस में, ग्रेटर देन 1। तो इसको ऐसे याद रखो कि अगर इसका फोर्स कांस्टेंट K था, तो ये बात तो तय है ना कि ये दोनों जो टुकड़े हैं वो इसी के हैं, यानी इन दोनों की लेंथ इससे तो कम है, और अगर कम है तो इन दोनों टुकड़ों की का फोर्स कांस्टेंट जो होगा इससे तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि लेंथ इसकी इससे कम है। तो आप तैयार हो जाओ कि फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होना, इससे ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि K में कुछ ऐड ही होगा, फोर्स कांस्टेंट में कुछ ऐड हो जाएगा, जो ओरिजिनल था उसमें कुछ बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा होने का मतलब कुछ ऐड हो जाएगा। इसका फोर्स कांस्टेंट भी बताने की तैयारी करोगे, K में कुछ ऐड हो जाएगा। अब बताओ इन दोनों में से ज्यादा किसका होगा, इन दोनों में से इसकी लेंथ कम है तो इसका और ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो जिसका सबसे ज्यादा करना हो उसमें कितना ऐड कर देना, N टाइम्स K, क्योंकि आपको मानो डायमेंशनली फोर्स कांस्टेंट में फोर्स कांस्टेंट के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ही तो ऐड हो सकते हैं। तो पहले माइंडसेट क्या किया कि दोनों टुकड़ों का K से तो ज्यादा ही होगा, तो K प्लस लिखकर बैठ गए। जिसका सबसे छोटा लेंथ है, जो छोटा टुकड़ा है उसका सबसे ज्यादा होना है, तो उसमें N टाइम्स करके ऐड करो, और N आपको बता दिया मैंने 1 से ज्यादा है ना, तो इसीलिए ये जो वैल्यू आएगी सबसे बड़ी आएगी। तो ये इसका फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, और इसका हो जाएगा K बाय N। इसमें क्या करना, K में कितना ऐड करना, 1/N टाइम्स K। इज दैट क्लियर? जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन बोला कि a spring is divided, a spring of force constant K is divided in two parts having length, ratio in length 2:3, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि एक स्प्रिंग थी फोर्स कांस्टेंट K की, उसको 2:3 के दो पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले N क्या पकड़ लोगे, 2/3 मत लेना, 3/2 लेना, क्योंकि आपको इस फॉर्मूले में N कैसा पकड़ना है, 1 से बड़ा नंबर उल्टा करके पकड़ना। N पकड़ लिया। अब जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, मान लो उसने फोर्स कांस्टेंट पूछा, तो N फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है। कैसे बताओगे, K में ऐड करने की तैयारी कर लो। स्मॉलेस्ट पार्ट का बोल रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा ऐड करना है। सबसे ज्यादा मतलब वो जो N आपने बनाया हुआ है 1 से बड़ा, रेशियो को 1 से बड़ा करके ले लिया, उसमें K का इंटू करके ऐड करना, 3/2K। दिस इज 3/2K, सो इट इज 5/2K, ठीक है। अगर मान लो मैंने बोला कि एक स्प्रिंग को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट K था उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स सीधे NK कर देना, तो K डैश कितना हो जाएगा, 4K हो जाएगा। 4 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड किया तो, इज दैट क्लियर? हाँ बच्चों, अब अपन क्या करते हैं, वही फोर्स कांस्टेंट का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे उसका क्लबिंग होगा वो देखते हैं। तो फोर्स कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, तो ये स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, एक के बाद एक लगी हुई है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन का अपने को फोर्स कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो कि जब तक सिस्टम मासलेस होता है, जैसे यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट तक, ये भी मासलेस स्प्रिंग है, ये भी मासलेस स्प्रिंग है, तो मास आपका यहां से यहां तक में 0 है। तो मासलेस सिस्टम में फोर्स हमेशा सेम होता है ना, तो यहां से लेके यहां तक में फोर्स सारे पॉइंट पर सेम होता है। जब आप इसको स्ट्रेच करोगे, है ना, आप राइट साइड ले जाओगे, तो फोर्स जो भी होगा वो इसके लिए भी वही यूज होगा, इसके लिए भी यूज होगा। इवन इस एंड तक में फोर्स हो वैसे, इस एंड पे फोर्स आपका ऐसा हो जाता है ना। यहाँ पर स्प्रिंग जो है वो सपोर्ट को फोर्स लगा रही होगी। इज दैट क्लियर? तो
खैर अपन यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करें, मासलेस सिस्टम में फोर्स सेम होता है, तो फोर्स यहाँ से वहां तक में सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अगर ये आपने एक्स स्ट्रेच किया था, तो अभी हो सकता है ये कॉपर हो या स्टील हो, तो कॉपर की तो ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी और स्टील की कम स्ट्रेच होगी, तो इट गेट्स स्ट्रेच बाय x1 एंड इट गेट्स स्ट्रेच बाय x2, ठीक है। हाँ, ये तय है कि x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2, टोटल स्ट्रेच जो आया वो दोनों के स्ट्रेच को ऐड करने से आएगा। फिर वही बात, x1 की जगह क्या रख सकते हैं अपन, सेम फोर्स F यहां पर भी होगा, तो माइनस एफ बाय k1, हियर इट इज माइनस एफ बाय k2, सो इट इज माइनस एफ बाय, ये दोनों को हटाकर एक स्प्रिंग जो लगाएंगे, जो इक्विवेलेंट कहलाएगी इन दोनों का, दैट इज, और फोर्स उसमें इतना ही लगाएंगे, तो माइनस एफ बाय के इक्विवेलेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 बाय के जो होता है k इन सीरीज इज इक्वल टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2 से आता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स कांस्टेंट इस तरीके से ऐड होता है। इज दैट क्लियर? इसी डायग्राम में आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि अगर टोटल जो एक्सटेंशन था आपका वो x था, या टोटल एम्पलीट्यूड आपका a है ना, तो इस वाले पॉइंट का कितना होगा, है ना, ये वाला पॉइंट जो ये स्प्रिंग बीच में ले लेता हूं मैं, है ना, ये, तो ये पॉइंट एक्चुअली जो इधर जाएगा वो इस स्प्रिंग के स्ट्रेच के कारण जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि अगर टोटल हमने इस कॉम्बिनेशन में इतने का स्ट्रेच दिया है, तो दिस पॉइंट, ये पॉइंट कितना गया होगा, दैट इज x1 आपको निकालना है। तो आपका ये कंसेप्ट काम वही फिर से काम में आएगा। फोर्स कैसा है, सेम, दैट इज इस स्प्रिंग का फोर्स F1 और इस स्प्रिंग में फोर्स सेम है थ्रू आउट। F1 होता है K, F is equal to Kx, तो इट इज K1 x1 is equal to K2 x2, that is x1 by x2 is equal to K2 by K1। आपको टोटल पता है x की वैल्यू, उसमें से आपको x1 चाहिए, तो x1 के सामने क्या आ रहा है, K2, so x1 will be equal to K2 by K1 plus K2 into x, है ना। ये इसी डायग्राम से ये क्वेश्चन भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्या कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि मास सिस्टम है, सिर्फ फोर्स सेम रहेगा, तो K1 x1 is equal to K2 x2 कर लेंगे, वहां से x का रेशियो आ जाएगा, और फिर x को डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे, जो रेशियो यहां से मिला हुआ है K2 by K1। इज दैट क्लियर? चलो बच्चों, अब अपन देखते हैं फोर्स कांस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन उसको कहते हैं जिसमें एंड कंडीशंस एक जैसी हो। व्हेन एंड कंडीशंस आर सिमिलर देन द कॉम्बिनेशन इज सेड पैरेलल। जैसे अगर ये एक स्प्रिंग है और ये एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक से अटैच्ड है, तो जरा ध्यान से देखो, ये आपका इस वाली जो स्प्रिंग है, इस वाली स्प्रिंग का भी एक एंड जो है वो ब्लॉक से अटैच्ड है और दूसरा एंड सपोर्टेड है। ये वाली जो स्प्रिंग है इसका भी एक एंड ब्लॉक से अटैच्ड है, जैसे इसका अटैच था, और दूसरा एंड सपोर्टेड था। Therefore these two springs are in parallel, ठीक है। अब जब पैरेलल होगा और इस ब्लॉक को आप यहां तक स्ट्रेच करके लाओगे, ठीक है, ये आपने स्प्रिंग यहां तक थी और वो यहां तक चली गई, if it is stretched by x, तो इस बार क्या होगा कि दोनों स्प्रिंग इक्वल अमाउंट से स्ट्रेच होंगी, ठीक है, और दोनों स्प्रिंग जो स्ट्रेच होकर आ रही हैं, हाँ, फोर्सेज अलग अलग होंगे। वंस अगेन, ये कॉपर की स्प्रिंग है, ये स्टील की स्प्रिंग है, दोनों में सेम एक्सटेंशन अगर लाए हो तो स्टील में तो बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ी होगी आपको, क्योंकि वो हार्ड है, तो यानी इस बार फोर्सेस अलग अलग होंगे। दिस इज F2, दिस इज F1, लेकिन ब्लॉक को ऑसिलेट कराने का लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स मिला वो कितना हुआ, F1 प्लस F2, टोटल फोर्स इसको लेकर आएगा। तो इस बार ऐसा काम करेंगे, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, दैट इज माइनस K1x माइनस K2x इसकी जगह रखा, और यहां पर माइनस K इक्विवेलेंट इनटू x, सो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फोर्स कांस्टेंट गेट एडेड, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फोर्स कांस्टेंट का एडिशन हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब बच्चों अपन टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो आपको ये पता है कि स्प्रिंग पेंडुलम यानी स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाय k, ठीक है। तो स्प्रिंग पेंडुलम जो होता है, यानी स्प्रिंग जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका टाइम पीरियड सिर्फ उस ब्लॉक के मास पे डिपेंड करता है जो ब्लॉक अटैच्ड है स्प्रिंग के साथ, और स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी बात पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इस बेसिस पर अगर हमने आपसे क्वेश्चन पूछा
कि ये एक स्प्रिंग है K और ये ब्लॉक है M, ठीक है। अभी इस समय ये जो टाइम पीरियड दे रहा है ऑसिलेशन का, दैट इज से इट इज T0 ना। अब आपसे वो बोलता है कि अगर हम इस स्प्रिंग को, ये जो ब्लॉक है, इसको एक लिक्विड में डुबो दें, ठीक है, और अब अगर हम ऑसिलेट कराएं, एंड वंस अगेन नो विस्कोसिटी इज टू बी इग्नोर्ड, नो विस्कस फोर्सेस आर प्रेजेंट। तो अगर ये ऑसिलेट कराते हैं तो अब ये देखो ध्यान से, क्या मास चेंज हो गया। जब हम सिंपल पेंडुलम में थे तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, स्मॉल जी आता है, और वो स्मॉल जी ग्रेविटी से, फोर्स से एक्सेलरेशन है वो, तो वहां पर हमारा ये टाइम पीरियड चेंज हो जाता था, क्योंकि वहां एक बायरेंट फोर्स भी काम करता था। यहां हमें फोर्स से मतलब ही नहीं, हमें तो मास से चाहिए। तो मास ऑफ ब्लॉक चेंज हुआ क्या? नहीं। स्प्रिंग वही है ना, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट चेंज हुआ क्या? नहीं। तो टाइम पीरियड जो यहां पर होगा दैट विल रिमेन सेम 2 पाई रूट ऑफ m by k, 2 पाई रूट ऑफ m by k, जो कि यहां पर था, दैट इज T0। टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हमने बोला ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पर हमने एक स्प्रिंग अटैच की हुई है, इसको स्ट्रेच करके छोड़ दिया, ये ऑसिलेशन करने लगी, ये ब्लॉक ऑसिलेट करने लगा। अब इसका टाइम पीरियड आपको पूछा है, नो फ्रिक्शन इज देयर, है ना, सिंपलेस्ट केसेस है अभी तो इसका टाइम पीरियड पूछा। आप तो ये देखिए स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कितना है, बोले K। वो इंक्लाइंड हो जाने से कोई फर्क आया क्या? लाइन ऑफ एक्शन तो यही है आपकी ऑसिलेशन की, लाइन ऑफ ऑसिलेशन, है ना। मास ब्लॉक का चेंज होगा क्या? हाँ, फोर्स चेंज होता है, mg sin थीटा, वो फोर्स चेंज होता है, मास तो नहीं चेंज होगा ना। इसका भी टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई रूट ऑफ m by k। इज दैट क्लियर? यानी ये कुछ केसेस है जिससे जो थोड़ा सिंपल पेंडुलम से इसको डिफर कराते हैं, कि वहां पर फोर्स का काम देखना होता है, यहां पर मास देखना है और स्प्रिंग कांस्टेंट देखना है, ठीक है। हाँ बेटा, एक कॉमन सा क्वेश्चन ये होता है कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, उसमें मास है ब्लॉक का m और ये स्प्रिंग है, ये ऑसिलेट करता है और टाइम पीरियड T1 देता है, ठीक है। दूसरा स्प्रिंग पेंडुलम है जिसमें ब्लॉक का मास तो, ब्लॉक तो वही है ना, स्प्रिंग बदली हुई है, वो टाइम पीरियड देता है T2, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा कि अगर इन दोनों स्प्रिंगों को सीरीज में लगा ले इसी ब्लॉक के साथ, है ना, यही ब्लॉक यही रहेगा हर समय, सीरीज में लगा ले तो कितना टाइम पीरियड मिलेगा, और पैरेलल में लगा ले तो कितना टाइम पीरियड मिलेगा। तो हम यहां से सॉल्व करते हैं इसको। तो यानी हम ये बात करें कि T1 अपने को मालूम है 2 पाई रूट ऑफ m by k1, T2 मालूम है 2 पाई रूट ऑफ m by k2, ठीक है। अब सीरीज की बात करते हैं। तो सीरीज में जो टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m by, सीरीज में फोर्स कांस्टेंट कैसा होता है? 1 by k1 1 by k2 से ऐड होता है। तो अभी अगर यहां पर k जब लिखा रहता है तो उसको मैं 1 by k कह सकता हूं कि 1 by k लिखा हुआ है, तो मैं यहां आ जाता हूं, तो 1 by k को रिप्लेस कर देता हूं, 1 by k को, कैसे? 1 by k1 प्लस 1 by k2, ठीक है। तो सीरीज वाला टाइम, सीरीज वाला फोर्स कांस्टेंट जो होता है वो यहां रखना था मुझे, तो मैंने k की बजाय 1 by k को फील करते हुए 1 by k की वैल्यू जो होती है सीरीज में वो रख दी, ठीक है। नाउ दिस इज 1 by k1 1 by k2 भी यहां से ढूंढ लाओ, क्योंकि आपको T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, ठीक है, उसके टर्म्स में आपको ये सब काम करने हैं। तो 1 by k1 जब ढूंढेंगे तो क्या आएगा? 1 by k1 यही रहने देना, पहले तो स्क्वायर करो, तो T1 स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, और स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, m को भी इधर लेना, तो 1 by k1 बस छोड़ देना, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन m इंटू, सॉरी, है ना, 1 by k1 की जगह क्या आ जाएगा? T1 by 4 पाई स्क्वायर m, T1 by 4 पाई स्क्वायर m, दैट इज T1 स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m। इसको मैं बाहर ले लेता हूं क्योंकि इसमें भी आएगा उसमें भी आएगा, तो 4 पाई स्क्वायर m, T1 स्क्वायर ऐसा ही, प्लस 1 by k2 क्या आ जाएगा? 1 by k2 इज T2 स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m, सो T2 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? 4 पाई का रूट होगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, m यहीं पर कैंसिल हो जाएगा,
तो टाइम पीरियड इन सीरीज आ गया, टाइम पीरियड इन सीरीज आ गया अंडर रूट ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। इस क्वेश्चन को वो लैंग्वेज बदल कर भी पूछ सकता है। कैसे? वो बोलेगा व्हेन अ स्प्रिंग इज अटैच्ड विद अ ब्लॉक इट गिव्स अ टाइम पीरियड t1, है ना? When another spring is attached with the same block gives time period t2. Now if the same block is attached with the two springs in such a way so that the force remains same in both the springs, यानी समझ जाना वो कौन सा कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है? सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। क्योंकि अभी सीरीज का जो मैंने बेसिक आपको रिकॉल करवाया था वो इसीलिए करवाया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स सेम रहता है। इज दैट क्लियर? तो भी आपको यही सीरीज वाला पिक्चर इमेजिन करना है और आंसर आपको ये देना है, ठीक है? हाँ बच्चों, अब इसी क्वेश्चन में अगर उसने मान लो पैरेलल बोला, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि एक स्प्रिंग है जो किसी ब्लॉक के साथ अटैच करने पर टाइम पीरियड t1 देती है, दूसरी स्प्रिंग है वो उसी ब्लॉक के साथ टाइम पीरियड t2 देती है, ठीक है? अब इन दोनों स्प्रिंग्स को अगर पैरेलल में लगा दें उसी ब्लॉक के साथ, ठीक है, पैरेलल में लगा दिया, ये पैरेलल में लगा दिया, ब्लॉक विल रिमेन सेम, तो टाइम पीरियड कितना होगा, है ना? पैरेलल बोल के पूछे या फिर मैंने बोला लैंग्वेज बदल के बोलेगा। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम t1 का टाइम पीरियड देता है, सेम मास का ब्लॉक लेकिन स्प्रिंग बदली हुई t2 देता है। अगर वो ये बोले कि ना इफ द सेम ब्लॉक इज constrained to oscillate under influence of both the forces, मतलब इसके ये जो फोर्स देता था ये वाला स्प्रिंग ब्लॉक वो भी लगा हो ब्लॉक पर और ये भी लगा हो। समझ जाना फोर्सेस कब आपके ये दोनों साथ में काम करते हैं? जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर दोनों फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में उस ब्लॉक को ऑसिलेट करना पड़ेगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको आंसर निकालना है। चलिए, तो टाइम पीरियड इन पैरेलल 2 पाई रूट ऑफ m बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन का k लिखना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का k क्या होगा? k1 प्लस k2। चलो यहां से अपन फिर से वही, ये t2 था 2 पाई रूट ऑफ m बाय k2, तो k1 ढूंढ के लाइए, तो स्क्वायर करिए और k1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 पाई स्क्वायर m बाय t1 स्क्वायर, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k1 इधर आया 4 पाई स्क्वायर m बाय t1 स्क्वायर, और ये दूसरे का आ गया k2 की वैल्यू इसी तरीके से आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर m बाय t2 स्क्वायर। सॉल्व करके लाओगे तो आ जाएगा ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और इसका एलसीएम लोगे t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर वो ऊपर जाएगा, उसका रूट हो जाएगा, तो t1 t2 आ जाएगा, t1 t2 अपॉन अंडर रूट ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। तो कोशिश करो इस रिजल्ट को याद रखने की, क्योंकि थोड़ा सा सॉल्यूशन टाइम ले लेता है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखो, सीरीज में इसी क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आएगा? t1 t2 अपॉन अंडर रूट ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। मान लो बच्चों एक क्वेश्चन पूछा कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम t का टाइम पीरियड देता है ना? तो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रहा होगा 2 पाई रूट ऑफ n बाय k, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब उसने बोला कि नाउ द स्प्रिंग इज कट इन 4 इक्वल पार्ट्स, तो तुरंत आपको एक पार्ट का फोर्स कांस्टेंट समझ में आना चाहिए, 4 के हो गया। फिर वो बोले वो जो 4 पार्ट्स बनाए हैं आपने, वो 4 पार्ट्स को पैरेलल में लगा दिया, क्योंकि सीरीज में लगाने का तो क्वेश्चन बोलेगा नहीं, क्योंकि सीरीज में लगाओगे तो फिर से वो स्प्रिंग जिंदा हो जाएगी और उसमें टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो पैरेलल का बोलेगा कि द स्प्रिंग इज कट इन 4 इक्वल पार्ट्स and all the 4 parts are joined in parallel with the same block, ठीक है? तो टाइम पीरियड कितना होगा? तो t डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ, ब्लॉक का मास वही है, हाँ, फोर्स कांस्टेंट एक पार्ट का हुआ था 4k, और फिर ऐसे 4k वाले 4 पार्ट्स आपने पैरेलल में लगाए, पैरेलल में सीधे ऐड हो जाता है, तो 4k के 4 यानी 16k, दैट विल बी 2 पाई रूट ऑफ m बाय k, और ये 16 का रूट 4 बाहर हो जाएगा। इस पूरी चीज को आप क्या लिख सकते हो? t, दैट इज t बाय 4। अगर पुराना टाइम पीरियड t था तो नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? t बाय 4। अब कुछ कॉम्बिनेशन के मैं क्वेश्चन डायग्राम्स बना देता हूं, इसमें फटाफट आप टाइम पीरियड को कोशिश करना बताने की।
चलिए, तो पहले आप कोशिश करके देख लो जल्दी से। अब अपने आंसर चेक करो, ये कॉम्बिनेशन कैसा है, ये दोनों स्प्रिंगों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, कंफ्यूजन होता है। आप समझते हो एक लाइन में लगे तो सीरीज हो गया, नहीं। देखिए जरा, ये स्प्रिंग का एक एंड किससे अटैच है, ब्लॉक से, और दूसरा एंड कहाँ है, सपोर्टेड। इस स्प्रिंग का भी एक एंड जो है वो उसी ब्लॉक से अटैच है, और दूसरा एंड किससे अटैच है, सपोर्ट से। और इस ब्लॉक को जो ऑसिलेट करना है, अगर इस ब्लॉक को आप इधर की ओर लेकर आओगे, है ना, मान लो आपने इधर की ओर इसको पुश किया, तो इस स्प्रिंग से जो ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगी, कॉम्प्रेस हो जाएगी तो ऐसा फोर्स लगाएगी, यानी ऐसा फोर्स लगाएगी, ठीक है। और वो स्प्रिंग एलोंगेट हुई है तो वो भी फोर्स कैसे लगाएगी, ऐसा लगाएगी। तो दोनों फोर्सेस कैसे हुए, इस ब्लॉक के इधर से एक फोर्स काम करेगा, इधर से काम करेगा, तो यानी दिस ब्लॉक इज टू ऑसिलेट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ समेशन ऑफ बोथ द स्प्रिंग फोर्सेस, यानी दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। So time period will be equal to 2 pi root of m by k plus k 2k. Parallel combination, सीधे एडिशन। चलिए इधर आते हैं। Once again, ये वर्टिकल ऑसिलेशन ऐसा कर रहा है, तो फिर से वही बात कि अगर आप इस ब्लॉक को ऊपर की ओर ले जाते हो तो वो दोनों स्प्रिंगें कॉम्प्रेस होंगी तो वो ऐसा फोर्स लगाएंगी, और ये स्प्रिंग एलोंगेट होगी तो एलोंगेशन के अगेंस्ट यानी ये भी ऐसा फोर्स लगाएगी। तो तीनों फोर्सेस सेम साथ में टुगेदर काम करेंगे इस ब्लॉक को ले जाने के लिए। तो समेशन ऑफ फोर्सेस हो रहा है, यानी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसलिए T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ k प्लस k m बाय 3k। हाँ बच्चों, चलो अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो यहाँ देखकर सीधे सीधे अपन पैरेलल मत ले लेना कि तीनों का एंड कंडीशन, ऑसिलेशन को देखो जरा, ये वर्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है। तो अगर आप इसको नीचे की ओर पुश करते हो तो इसमें जो फोर्स होगा वो तो ब्लॉक को सीधे मिलेगा, लेकिन इन दोनों स्प्रिंगों का जो फोर्स है एलोंगेट होंगी, लेकिन वो ऐसे में एलोंगेट होंगी, तो इनका फोर्स का कंपोनेंट आएगा, है ना। तो सीधे सीधे पैरेलल मत ले लेना, काम करना पड़ेगा। चलिए, अगर मैं इस ब्लॉक को नीचे की ओर ले जाता हूं, से इट इज y, ठीक है, तो ये ब्लॉक जैसे यहां पहुंचा तो ये स्प्रिंग y कॉम्प्रेस हुई, तो इसने तो फोर्स दे दिया ky, इसने तो इसको धकेलना शुरू किया ky से। जब आप इसको y ऐसा ले आओगे तो इस स्प्रिंग में जो एलोंगेशन आएगा, है ना, वो कितना आएगा, y cos थीटा, है ना, y cos थीटा। ऐसे इस स्प्रिंग में भी एलोंगेशन कितना आएगा, y cos थीटा। लेट इट बी y डैश, लेट इट बी y डैश। अब इतने एलोंगेशन के कारण इसमें जो फोर्स होगा वो ऐसा काम करेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू k y डैश, ठीक है। ऐसा इसमें भी एक फोर्स काम करेगा, दैट इज k y डैश। ना इस k y डैश दोनों का कॉस कंपोनेंट ये जो आएगा इधर की ओर, साइन तो बैलेंस हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट एडअप हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 2k y डैश कॉस थीटा, ठीक है। 2k y डैश कॉस थीटा आपका ये एंगल है ना, हाफ एंगल, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, टोटल एंगल दोनों स्प्रिंगों के बीच में 2 थीटा था, तो 2k y डैश कॉस थीटा। तो अब आप जरा अपने ब्लॉक को देखिए, जब आप नीचे लेकर गए थे तो इसने धकेला नीचे से ऐसा फोर्स लगाकर, और ऊपर वाली जो स्प्रिंगें थी उनके एलोंगेशन के कारण जो उसमें फोर्सेस है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ये। तो टोटल ब्लॉक को कितना फोर्स मिला, दिस प्लस दिस, तो टोटल फोर्स जो है यहाँ पर F रिस्टोरिंग इस ब्लॉक पर, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ k y प्लस 2k y डैश cos थीटा। क्लियर, इसके का ये वाला फोर्स प्लस ये वाला फोर्स। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ k y, तो ठीक है, प्लस 2 y डैश कितना था, y डैश था y cos थीटा, तो y आप y cos थीटा आ गया, एक और cos था तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दिस इज माइनस ऑफ k y 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ k y 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। अब आप पुरानी बातें जरा याद करिए, पुरानी बात में हमने क्या सीखा था कि जब भी आपको फोर्स रिस्टोरिंग के सामने माइनस दिख जाए, y दिख जाए, बाकी ये सारे सामान को बोलना k इक्विवेलेंट, तो यहाँ का टाइम पीरियड हो जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ मास ऑफ ब्लॉक, k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, k इनटू दिस, k 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। कोशिश करो आप इस रिजल्ट को याद रखने की, याद रखोगे टोटल एंगल 120 दे दे या 90 दे दे,
90 देगा तो थीटा 45 हो जाएगा, 120 देंगे तो थीटा 60 हो जाएगा। मान लेता हूं मैं एक केस ले लेता हूं कि थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 45, यानी ये दोनों स्प्रिंग कैसी थी, परपेंडिकुलर, तो हाफ एंगल इज 45। तो अगर थीटा 45 लेते हैं तो टी आ जाएगा 2 पाई रूट ऑफ m बाय cos 45, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, 1 बाय 2, 2 2 कैंसिल, m बाय 2k, है ना। cos 45 1 बाय रूट 2, उसका स्क्वायर 1 बाय 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, m बाय 2k, दिस विल बी टाइम पीरियड। हाँ बच्चों, ये देखो, ये दो प्रॉब्लम्स है, अपन ने कॉमन लेनी है, थोड़ा सा ज्यादा हाई फाई इसमें अपने को नहीं काम करना पड़ता, बहुत अंदर नहीं जाना पड़ता, विद इन टाइम लिमिट होने चाहिए, तो अच्छे दो क्वेश्चंस हैं। कंस्ट्रेंट रिलेशन पे बेस्ड है ये, है ना। तो इसमें आपको इसका टाइम पीरियड चाहिए, है ना, ब्लॉक के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड चाहिए। तो इसमें ये होता है कि आप क्या करें, कंस्ट्रेंट लॉज ऑफ मोशन में भी अपन ने कंस्ट्रेंट रिलेशन पढ़े हैं, है ना, उसी का यूज करना है। तो आप ऐसे करो, सबसे पहला काम सीधे सीधे पूरे डायग्राम में टेंशन को दिखा कर आइए सारे लॉज ऑफ मोशन के तरीके से। जैसे आप यहाँ पर टेंशन टी दिखाते हो, यहाँ पर अगर आपने टी दिखाया तो ये जो मासलेस सिस्टम है उसमें टेंशन सेम रहेगा, यहाँ टी होगा, यहाँ टी होगा, और ये टी और टी ये भी मासलेस पुली है, तो टी और टी डाउनवर्ड, तो इधर अपवर्ड हो जाएगा 2t। आपने सारे टेंशन दिखा दिए, है ना, जितना भी पार्ट था सब में टेंशन दिखा दिए। अब आप क्या करें कि आपको इस ब्लॉक के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड चाहिए। तो आप मान लीजिए कि आपने इसको y पुल किया, है ना, ये y आपने पुल किया और छोड़ा है ना, तो ये ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स, एंड जो डिस्प्लेसमेंट आपने दिया हुआ दैट इज y। तो आपको t और y के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर लेना है, दोनों ऑलरेडी अपोजिट डायरेक्शन में है ही, तो माइनस साइन मिल ही जाएगा, है ना, और माइनस y के बगल में जो मिल जाएगा वो k का काम करने लगेगा, है ना, इस ब्लॉक के ऑसिलेशन के लिए इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट बन जाएगा। तो आप t और y के बीच में रिलेशन ढूंढने के लिए स्प्रिंग वगैरह को देखिए। तो ये जो स्प्रिंग है इसमें अगर टेंशन t है तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ये यहां से यहां तक में ये अगर ये y स्ट्रेच y आपने इसको नीचे पुल किया है तो इसका मतलब है कि इस स्प्रिंग में कितने का एलोंगेशन आया होगा, डेफिनेटली इसमें y का ही एलोंगेशन आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो एक तरीके से स्ट्रिंग होती थी लॉज ऑफ मोशन में, तो भाई इस यहाँ पर की लेंथ अगर इतने से गई तो इसकी लेंथ आपकी y से बड़ी होगी इधर, है ना। तो ये y हो गया आपका इस स्प्रिंग में, तो यानी इसमें जो फोर्स है उसको आपने t बोला हुआ है, तो t इज इक्वल टू के वाई बोल सकता हूं क्या मैं, t इज इक्वल टू के वाई, ठीक है। यहां से आपने स्प्रिंग का जो फोर्स है स्प्रिंग में और उसमें और स्प्रिंग के एक्सटेंशन के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश किया, लेकिन आपका टारगेट ये नहीं है, आपका टारगेट इधर है, ठीक है। तो इधर का टारगेट आप पूरा करिए। यहाँ पर t के इन्फ्लुएंस से आपको t की वैल्यू मिल चुकी है ना, यहाँ पर वही t इसको ऑसिलेट करा रहा है ना, तो आप लिखेंगे क्या, t इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वाई, इसी को आप एज इट इज को उठा के रख दीजिए, माइनस साइन लगा, क्योंकि आपने पिकअप यहां से किया, लेकिन अब आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर आ रहे हो कि आप इस ब्लॉक की ऑसिलेशन के जो फोर्स जिम्मेदार है उसकी वैल्यू आप कहीं से ढूंढ कर ले आए हो, और वो माइनस के वाई के अपोजिट है, इस तरीके से दिया जा रहा है। तो बस फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लॉक पे लग रहा है वो मिल गया आपको, है ना, और माइनस है y है, फोर्स कांस्टेंट क्या होगा k, तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, अब यहां बन सके दिक्कत हो गई, टेंशन को आपने t से दिखाया हुआ है तो टाइम पीरियड को आपको चेंज करना पड़ेगा। चलिए, तो टाइम पीरियड को मैं लिख ही देता हूं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाय k होगा, यहाँ का टाइम पीरियड 2 पाई रूट ऑफ m बाय k होगा। इज दैट क्लियर? अब यहां पर आते हैं, सबसे पहला काम टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करा लीजिए। ये रहा टेंशन T, है ना, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, ये पूरी स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पर टेंशन ऐसा होगा ना, ये T है और ये T है, तो 2T इसमें कैसा होगा, ऐसा होगा, दिस इज 2T। ओके, तो स्प्रिंग में आपने फोर्स देख लिया इन टर्म्स ऑफ T। अब आप अपने ब्लॉक पे आ जाइए। ब्लॉक को आपने मान लिया कि आपने नीचे y पुल किया और रिलीज कर दिया, तो ब्लॉक जो है इस फोर्स, ये फोर्स के इन्फ्लुएंस में है ना, और ये आपने y पुल किया, तो अब आपको t और y के बीच का रिलेशन चाहिए यहाँ का, जिसके लिए स्प्रिंग आपकी मदद करेगी। चलिए, अगर आपने इस ब्लॉक को y पुल किया है नीचे, तो ये बताइए पहले कि इस स्प्रिंग में कितने का एक्सटेंशन आया होगा। तो फिर से लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में हम गए जहाँ कंस्ट्रेंट्स पढ़े थे, तो आपको वहां सिखाया था अगर यहाँ का टेंशन t है ना, और यहाँ का टेंशन 2t, जहां टेंशन ज्यादा होता है वहां पर का
जो एक्सेलरेशन होता है वो कम होता है, टेंशन और एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वहां हम लोगों ने सीखा था। तो अगर टी वाले पर आपने y लिखा हुआ है तो जहां 2t है वहां y/2 होगा, यानी ये स्प्रिंग जो होगी ये y/2 स्ट्रेच होगी, y/2 स्ट्रेच होगी, और इसलिए इस स्प्रिंग का फोर्स ये है और ये रहा उसका एक्सटेंशन। तो इस स्प्रिंग के लिए तो मैं ऐसा बोलूंगा 2t इज इक्वल टू k इंटू y/2। तो t की वैल्यू मिल गई आपको, t इज इक्वल टू k y/4। अब यहां से आपने इतना काम कर लिया, अब यही तो t आपको ढूंढना था, बस अब आप इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन की लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना शुरू कर दीजिए। यानी अब मैं इसी इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं, लेकिन कैसे, t इज इक्वल टू माइनस ऑफ k y/4। ठीक है, माइनस साइन लगाया प्रॉपरली और मैंने बोला ये एसएचएम कर रहा है, और ये t टेंशन जो है यहाँ पर वो इस y के साथ एसोसिएटेड है, t इज माइनस k/4, माइनस साइन मिल गया, y मिल गया, साथ में जो मिला है वो डेफिनेटली फोर्स कांस्टेंट कहलाएगा। इसलिए यहाँ का टाइम पीरियड जो होगा will be equal to 2 pi root of m by k/4। k की जगह क्या जाएगा, k/4, दैट इज 2 pi के 4 ऊपर, फिर 2 बाहर हो जाएगा, तो 4 pi रूट ऑफ m by k। हाँ बच्चों, तो अब अपन एक काम करते हैं, टाइम पीरियड तो स्प्रिंग का निकालना सीख लिया 2 pi रूट ऑफ m by k। अब अपन जरा एनर्जीज की बात करते हैं, है ना। तो उसमें मैंने पहले लिया हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पेंडुलम। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पेंडुलम जो होता है वो ऐसा ऑसिलेट करता है, तो ये मेन पोजीशन स्ट्रेच किया आपने यहाँ तक और रिलीज कर दिया तो ऑसिलेट करने लगा। तो ये स्प्रिंग के केस में हमेशा स्प्रिंग का लेंथ देखा जाता है, ये आपका नेचुरल लेंथ था स्प्रिंग का यहाँ तक, तो इस पॉइंट यहाँ से ही आपको लेंथ मेजर करना है, जितने भी एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन वो यहाँ से मेजर होंगे, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, यहाँ से मेजर होंगे। तो ये पॉइंट अगर x = 0 है तो ये स्प्रिंग यहाँ तक आई होगी, है ना, तो ये वाला पॉइंट x = a कहलाएगा, है ना। ये वाला पॉइंट स्प्रिंग यहाँ जब ऐसा होगा तो स्प्रिंग यहाँ तक बची होगी, तो ये पॉइंट x = -a कहलाएगा, है ना। नेगेटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन पोजीशन, और ये इंटरमीडिएट पोजीशन व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस x, मीन पोजीशन से x के डिस्टेंस पे। मीन पोजीशन पे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर। v मैक्सिमम कितना होता है, a ओमेगा। ओमेगा कहां से आएगा, रूट ऑफ k/m से आएगा, ठीक है। उसको सबको सॉल्व कर लोगे तो ये हाफ k² के बराबर आ जाएगा। हाफ k² क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, जो कहां होती है, एक्सट्रीम्स पर, यहाँ और यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कहीं यहाँ पर 0 होगी। टोटल एनर्जी रास्ते के किसी भी पॉइंट पर कितनी होगी, हाफ m⍵² a² विच इज कांस्टेंट, ठीक है। ये रास्ते का जो पॉइंट है, इंटरमीडिएट कोई पॉइंट लिया है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m⍵² a² माइनस x²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ m⍵² x², हाफ kx², और ये हाफ ka² माइनस हाफ kx²। तो ये सब आपके देखे हुए स्ट्रक्चर्स हैं। बस एक चीज पहले आपने नहीं बनाई थी, वो यहाँ पर से ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पर कौन सी एनर्जी का किस में कन्वर्जन हो रहा है, काइनेटिक का पोटेंशियल में, पोटेंशियल का काइनेटिक में, ये दोनों आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का भी x के साथ जो इक्वेशन बन रहा है वो पैराबोला देगा, पोटेंशियल का ग्राफ भी पैराबोला देगा। तो ये पैराबोलिकली काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है और ये पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है ना। इस दोनों पैराबोला बने हुए हैं, ब्लू और रेड, है ना। कैसे पहचाना हुए कौन सा पैराबोला किसका है, मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा वैल्यू कौन दे रहा है, ये ब्लू वाला। मीन पोजीशन पे कौन ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला ग्राफ हुआ काइनेटिक एनर्जी का और ये रेड वाला हुआ पोटेंशियल एनर्जी का। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, दिस इज लाइन ऑफ टोटल एनर्जी। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर ग्राफ कैसे होते हैं, पैराबोलिक, इन बिटवीन एनर्जी, यानी वाई एक्सिस में आपने किसको प्लॉट किया हुआ, एनर्जी, इसमें काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पेंडुलम। चलो बच्चों, अब अपन वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम की बात करते हैं, है ना। उसमें एनर्जी वगैरह का काम देखते हैं। तो वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम, ये मैंने आपको कुछ डायग्राम बनाकर रख दिए हैं पहले से, ऐसे इमेजिन करना शुरू करो। ये आपका मैंने सबसे पहले एक स्प्रिंग सस्पेंड की थी, फोर्स कांस्टेंट K है, यानी ये लेवल पे था, स्प्रिंग आपकी इस लेवल पे थी। फिर आपने इस ब्लॉक को इसके साथ अटैच किया, ब्लॉक को अटैच किया, और उस ब्लॉक को अटैच करने के बाद नीचे आपने हाथ लगा लिया उसके, और फिर धीरे धीरे आप अपने हाथ को नीचे ले जाते रहे, है ना। एक समय ऐसा होगा कि आपका हाथ अकेला हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक को जहां पर रुकना था वो रुक चुका होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं, मतलब आपने जेंटली लोडिंग की है इसमें, ये नहीं लटका के छोड़ दिया,
धूम धड़ाम हुआ, गिर पड़ा सब, नो, आराम से आप ब्लॉक को अटैच करिए, फिर नीचे अपना हाथ लगा लीजिए और धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे ले जाइए, जहां पर ब्लॉक को रुकना था वो रुक चुका होगा, है ना। और उस रुकने के दौरान स्प्रिंग आपकी कुछ एलोंगेट हो गई होगी। इस समय पर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, क्योंकि इस समय पर ये mg काम कर रहा है और स्प्रिंग L का एलोंगेशन अगर आ गया है तो उसमें जो एक फोर्स होगा अंदर की ओर, स्प्रिंग फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू K इनटू L, और ये दोनों इक्वल होंगे। mg इज इक्वल टू K, ठीक है, mg इज इक्वल टू KL होगा। इसीलिए अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट ऑफ m बाई k होता है, तो कई बार ये वाला लेंथ अगर आपको मिल जाए, ये लेंथ वो नहीं है जो अभी हम आगे खींचकर छोड़ देंगे, नो, ये लेंथ कौन सी है, सिर्फ ब्लॉक को अटैच करने पर स्प्रिंग कितनी एलोंगेट हुई, यानी इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए जितना उसमें एलोंगेशन आया, अगर वो आपको पता है तो m बाई k इज इक्वल टू L बाई g होता है। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई k आपका इस L बाई g से रिप्लेस हो सकता है। तो अगर ये वाला एलोंगेशन मालूम है, ये वाला, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। यानी अगर किसी क्वेश्चन में ये बोले कि एक स्प्रिंग को से एक ब्लॉक को सस्पेंड करने पर, ब्लॉक का मास नहीं दे रहा सामने वाला, ब्लॉक को सस्पेंड करने पर वो स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर एलोंगेट हो गई, फाइंड द टाइम पीरियड इफ द ब्लॉक इज पुल्ड एंड रिलीज्ड, ठीक है। तो ब्लॉक को सस्पेंड करने पर जो एलोंगेशन आता है, वो एलोंगेशन आप के टर्म्स में टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये हो जाता है 2 पाई रूट ऑफ L बाई g। चलिए, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस लेवल को मैंने ले लिया, ये कहलाती है मीन पोजीशन। अभी सिस्टम रेस्ट पे है, कोई ऑसिलेशन नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन इस समय पे भी फोर्सेस सिस्टम में काम कर रहे हैं, KL है, mg है, लेकिन नेट फोर्स इस समय 0 है, नेट फोर्स 0, इसलिए इसको इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। लेकिन स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ से तो स्ट्रेच है, ठीक है, कितनी L लेंथ का इसमें स्ट्रेच है, तो हाफ KL स्क्वायर की एनर्जी अभी स्प्रिंग में भरी हुई है। अच्छा, m को जहां पर आपने लटकाया था, m अपनी जगह से नीचे कितना उतर आया है, L, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, कितना, माइनस mgl, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का लॉस हुआ है, mg, लॉस बोलेंगे तो mg है, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग में कितनी स्टोर्ड एनर्जी है इस समय पर, हाफ KL स्क्वायर, ओके। अब हमने क्या किया, इस ब्लॉक को इतना नीचे लेके गए, यानी इस ब्लॉक को A का नीचे लेकर गए, ये एम्पलीट्यूड, और रिलीज कर दिया, ठीक है, छोड़ दिया। तो अब ये ब्लॉक यहां से चलेगा ऊपर की ओर, और ये एम्पलीट्यूड होगा, यानी इस रेड कलर की जो पोजीशन है उससे जितना नीचे आए थे आप, उतना ऊपर तक ये ब्लॉक जाएगा यहां से, यानी यहां से इतना ही ऊपर तक जाएगा, यानी ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यहां से मेजर होता है, यहां से नहीं मेजर होता जहां शुरू में स्प्रिंग थी, ये होता है एम्पलीट्यूड, है ना। तो ब्लॉक वहां तक जाया करेगा, यानी ब्लॉक आपका यहां था और यहां तक जाया करेगा, ये ऑसिलेशन होगा, ठीक है। तो ये ऑसिलेशन हो गया और ये एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। इस समय पर अगर कोई पूछे एम्पलीट्यूड की पोजीशन पे कि स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो आपको पता है, आप ये स्प्रिंग टोटल एलोंगेशन, स्प्रिंग को कोई मतलब नहीं है हो ऑसिलेशन ना ऑसिलेशन कुछ भी, स्प्रिंग अपने एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन को जानती है। स्प्रिंग आपकी यहां तक थी, L ये आप खींच चुके हो और A ये खींच चुके हो, टोटल एक्सटेंशन कितना, L प्लस A। तो इस समय पर स्प्रिंग में जो स्टोर्ड एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ K L प्लस A स्क्वायर, है ना, L प्लस A होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी मीन पोजीशन से ऑसिलेशन के दौरान रास्ते में कोई पोजीशन ली कि जब ये ब्लॉक यहां से चला होगा, यहां पर रहा होगा, ठीक है, यहां पर रहा होगा, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। इस समय पर जो फोर्स काम कर रहा होगा, नेट फोर्स, ठीक है, आपको पता है वो जो एलोंगेशन आया था वो तो mg से काउंटर हो चुका है, mg और kl उसके बराबर है, तो m का जो वेट है वो kl ही उसको काउंटर कर चुका है, तो mg का कोई रोल, mg को kl काउंटर कर चुका है। तो l के अलावा जो बाकी का एक्सटेंशन है ना, स्प्रिंग के अंदर टोटल फोर्स यहां से अगर देखें तो माइनस ऑफ KL प्लस y होगा, लेकिन KL वाला जो फोर्स है वो mg को काउंटर करने में लगा हुआ है, ठीक है, mg को बैलेंस करने में लगा हुआ है। तो ऑसिलेट कराने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा हुआ, ये बचा हुआ एक्सटेंशन के कारण आने वाला फोर्स, दैट इज इस y के कारण आने वाला फोर्स, यानी ये ky। तो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑसिलेशन इज सेम ky, वही माइनस ky जिसको कहते हैं। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑसिलेशन इज सेम, जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग में होता है वो यहाँ होता है,
है ना, माइनस के एक्स वहां होता है, यहाँ पर वही उसी वाई एक्सिस में काम कर ले रहे हो तो इसे माइनस के वाई। तो mg का कोई रोल नहीं होता ऑसिलेशन में कि ऑसिलेशन के लिए उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नो। ऑसिलेशन mg को ऑलरेडी kl काउंटर कर चुका होता है, तो ऑसिलेशन की के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स अभी भी वही होता है, ये यानी ये, इसलिए टाइम पीरियड अभी भी वही आएगा 2 पाई रूट ऑफ f बाई के, है ना। तो या तो टाइम पीरियड के पास ये है कि यहाँ पर दो फॉर्मूले हो जाते हैं, ये या फिर ये, लेकिन ये l जो है अलग सा नोटेशन हमने यूज किया हुआ है, क्योंकि ये l वो है जो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए स्प्रिंग एलोंगेट हुई थी, ठीक है। ओके, तो दिस इज वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम। ओके, हाँ बच्चों, चलो अपन अब इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। मान लो क्वेश्चन मैंने आपसे बोला कि एक स्प्रिंग में जब एक ब्लॉक को अटैच करते हैं, है ना, देन द स्प्रिंग elongates by L. Spring elongates by L and the spring force constant of spring is K. ठीक है, when a block is attached with spring, the spring elongates by L. Now, the block is pulled further L down. उस ब्लॉक को further L आपने नीचे और खींचा और छोड़ दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा find the maximum potential energy stored in the spring. तो अभी जैसा मैंने समझाया था आपको कि वो जो L आपका इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए स्प्रिंग स्ट्रेच हुई है, उस समय भी एनर्जी स्टोर्ड है। तो कुल मिला के स्प्रिंग को कोई मतलब नहीं, आपने कुल मिला के स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन लाया, पहले वो L एक्सटेंड हुई थी इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए, फिर आपने L और खींचा है और छोड़ा है, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है स्प्रिंग में, 2L। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो होगी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग will be equal to half K 2L square. That is, आ गई बात समझ में, तो इट इज 2KL square। अब फिर से पुरानी मैंने किसी वीडियो में आपको बताया था कि वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेशनल पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं, वो ऐसा नहीं होता। यानी ऑसिलेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पोटेंशियल एनर्जी है वो अलग होगी, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हम बता रहे हैं, मैक्सिमम जो स्प्रिंग में स्टोर्ड है, ठीक है। चलिए, हाँ बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है, ये स्प्रिंग है, इससे दो ब्लॉक्स अटैच हैं, है ना। अब आपसे वो ये बोलता है कि अगर हम इसमें से M2 is removed, if M2 is removed gently, सावधानी से M2 को हटा दिया, क्योंकि आप जानते हो लैब में आपका वो हैंगर्स होते हैं उसमें सस्पेंड कर देते हैं, M2 को सावधानी से आप निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। M2 को जेंटली आपने रिमूव कर दिया। अब उसने पूछा फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो इधर ध्यान दीजिए, आप इस क्वेश्चन को यहां से सोचना शुरू करिए कि ये स्प्रिंग पहले कहीं पर रहा करती रही होगी, फिर आपने इसमें M1 अटैच किया होगा। जब आपने M1 अटैच किया होगा तो स्प्रिंग थोड़ी लंबी हुई होगी, है ना, लेट इट इज L1, है ना, स्प्रिंग यहां तक आ गई होगी, ठीक है। ये आपका M1 लटक गया, हो गया M1G और ये KL1 हो गया। फिर आपने दूसरा ब्लॉक सपोर्ट अटैच किया होगा, फिर स्प्रिंग थोड़ी लंबी हुई होगी। तो कुल मिला के जब आपने ये सिस्टम बनाया होगा, तो सिस्टम को बनाने के दौरान आपने आपका जो फोर्सेस रहे होंगे, यानी M1 और M2, ये M1 है ये M2 है, तो टोटल आपका M1 पहले आपने सस्पेंड किया होगा, फिर M2 सस्पेंड किया होगा। M2 को सस्पेंड करने पर जो इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए स्प्रिंग एलोंगेट होगी, इफ इट इज L1, देन एक फोर्स आपका KL1 होगा, और एक इसको जब सस्पेंड किया तो इसके कारण KL2 होगा और स्प्रिंग स्ट्रेच हुई होगी, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेच आपके इन दोनों वेट्स के कारण KL1 प्लस L2 होगा, जो ग्रेजुअली आपने पहले फोर्स और दूसरे फोर्स के कारण हुआ है ना, पहले mg और दूसरे mg के कारण हुआ। अब अगर होता ही है कि अभी इस समय सिस्टम रेस्ट पे था, है ना, अब अचानक से आपने ये M2G हटा लिया, ये M2 को जैसे ही आप हटाते हो तो देखो ध्यान से कि M2 इक्विलिब्रियम में सिस्टम क्यों था, ये उसको बैलेंस करता था और ये उसको बैलेंस करता था। अगर M2G हट गया तो ये अनबैलेंस फोर्स हो गया ना, ठीक है। तो जैसे ही आप M2G को हटाओगे तो नेट फोर्स जो काम करेगा वो ये करेगा, ठीक है। तो ये लेकर जाएगा उसको, है ना। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो नेट फोर्स है यानी KL2 है ना, ये आपका विच वॉज इक्वल टू M2G, तो L यहां से कितना ऊपर जाएगा, ये
L2, यानी एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा L2, दैट L2 विल बी इक्वल टू M2G by K। तो एम्पलीट्यूड ये कहलाएगा, ठीक है। M2G जो था वो जिसको काउंटर करता था KL2, L2 है ना, अगर वो स्प्रिंग आई थी तो M2 के हटने पर उतनी ही जाएगी, ठीक है, और फिर इनर्शिया के कारण रुक नहीं पाएगी और आगे निकल जाएगी। तो एम्पलीट्यूड का काम कौन करेगा, ये L2 ही करेगा। तो एम्पलीट्यूड का आंसर होगा M2G by K, यानी ये वो मास है M2 एम्पलीट्यूड में आ रहा है जो आपने हटा दिया है, ठीक है। क्यों आ रहा है आपने समझ लिया कि उसके कारण उसको जिसको काउंटर करता था वो उसको लेकर गया, ओके, और उसकी वैल्यू M2G के बराबर थी। जहां तक टाइम पीरियड का सवाल है, स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड को निकालने में कभी कोई समस्या नहीं होती। उसमें मास देखिए, आप आंखें खोलिए और मास देखिए और K देखिए। तो देखिए जरा, अगर आप M2 को हटा चुके हो तो कौन ऑसिलेट कर रहा है, M1 ऑसिलेट कर रहा है, दैट्स ऑल। तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ M1 by K। टाइम पीरियड ये होगा और एम्पलीट्यूड ये होगा। इज दैट क्लियर? देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक स्प्रिंग पेंडुलम है, मास m है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K है एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज A। अब वो आपसे ये बोलता है कि ड्यूरिंग ऑसिलेशन द मूवमेंट व्हेन द ब्लॉक पासेस थ्रू द मेन पोजीशन, जैसे कि अभी मैंने दिखाया हुआ है इसी पोजीशन पे, अ स्मॉल m इज जेंटली प्लेस्ड ऑन इट। एक स्मॉल m का ब्लॉक इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है, जेंटली प्लेस्ड ऑन इट। फाइंड द न्यू टाइम पीरियड एंड न्यू एम्पलीट्यूड। आई बात समझ में? तो फिर से रिपीट करता हूं, मैं फिर से दिखा दूं आपसे। वो बोलेगा कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल ही होगा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम was oscillating with amplitude A and time period T, यानी आपका इनिशियली टाइम पीरियड T है और एम्पलीट्यूड A है ना। आपको फिर वो बोला कि जब द मूवमेंट व्हेन इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन से गुजरते वक्त इसके ऊपर एक स्मॉल m का ब्लॉक जेंटली रख दिया जाता है बिना सिस्टम को डिस्टर्ब किए हुए। तो ये ब्लॉक जैसे ही रख दोगे स्मॉल m का, फाइंड द न्यू टाइम पीरियड एंड न्यू एम्पलीट्यूड, ओके। तो मेरे ख्याल से जहां तक टाइम पीरियड का सवाल है वो बताने में तो आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अच्छा, ये भी बोल देगा वो कि ये ब्लॉक दोनों स्लाइड नहीं कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल इसके ऊपर रखा रहता है ये, ठीक है। या ये इसको ऐसे इमेजिन कर लो, ब्लॉक वाज ऑसिलेटिंग और आपने उसके ऊपर फेविकॉल की एक ड्रॉप गिरा दी तो वो चिपक कर रहेगी, है ना। तो वो सिस्टम आपका इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से टाइम पीरियड का आंसर तो आपने बता ही दिया। टाइम पीरियड T डैश होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई, पहले इनिशियल वाले को मैं दिखा दूं आपको। तो इनिशियल जो टाइम पीरियड था दैट वाज T वाज 2 पाई रूट ऑफ कौन सा ब्लॉक ऑसिलेट करता था, M by K। तो फाइनली जो ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है T डैश, दैट विल बी 2 पाई रूट ऑफ M प्लस M by K। जैसा मैंने बोला कि टाइम पीरियड निकालने में आपको सिर्फ मास दिखना चाहिए और फोर्स कांस्टेंट दिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको रेशियो चाहिए या कितने टाइम्स हो गया वो बताना है तो आप इसका इसमें डिवाइड कर देना। तो T डैश इज इक्वल टू 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। T डैश के सामने आपका आ रहा है M प्लस M, है ना, M प्लस M, और इसके सामने का मास M इंटू T, यानी पुराने टाइम पीरियड का इतने टाइम्स हो जाएगा नया टाइम पीरियड। इज दैट क्लियर? अब रही बात एम्पलीट्यूड की। तो जब आपने ये ब्लॉक रखा तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जहां ऑसिलेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ है ना। ये आया वर्टिकली, एक्शन रिएक्शन हुआ, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम शुड रिमेन कंजर्व। तो जब ये ब्लॉक नहीं था, यानी ये ऊपर स्मॉल ब्लॉक नहीं रखा था, तो इसका मोमेंटम कितना था, mv मैक्सिमम, मेन पोजीशन पर था ना, मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा, m प्लस m, जब ये ब्लॉक आ गया है उसी पॉइंट पोजीशन पर रख दिया आपने, तो अब नई वेलोसिटी हो जाएगी, स्लो हो जाएगा ये पार्टिकल, v मैक्सिमम डैश, मास बढ़ा दिया है आपने, है ना। तो m प्लस m v मैक्सिमम, लेकिन है तो मेन पोजीशन ही ना, तो अभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी ना। m a ओमेगा, है ना, इट इज a ओमेगा, है ना, ओमेगा इज इक्वल टू m प्लस m a डैश, नया एम्पलीट्यूड नया ओमेगा, दैट इज m a ओमेगा 2 पाई बाई t, m प्लस m a डैश 2 पाई बाई t डैश। तो 2 पाई दोनों इधर भी आया था ना, उधर भी आया, कैंसिल हो गया, बाय t डैश।
ठीक है, टी और टी डैश का रेशियो आपके पास है तो ए डैश आ जाएगा, ठीक है। यहां से हम ए डैश निकालेंगे अगर, तो ए डैश इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू ए एम बाय एम प्लस एम इंटू टी डैश बाई टी, और टी डैश बाई टी यहां से टी डैश बाई टी रूट ऑफ एम प्लस एम बाय एम, ठीक है। तो ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर एम प्लस एम और ये बाहर है, तो एक रूट के अंदर यहां बचेगा कैंसिलेशन के बाद, जैसे यहाँ रूट पर यहां पर बचेगा। तो अल्टीमेटली आंसर आ गया आपका कि ए डैश कितना होगा, ए डैश इक्वल हो जाएगा वंस अगेन रूट ऑफ एम बाय एम प्लस एम इंटू ए, ये एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड ये हो जाएगा। इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करना चाहो तो आप ऐसे याद रख सकते हो। वैसी सी बात है, मास बढ़ा दिया है आपने, मास बढ़ा दिया है तो सिस्टम तो सुस्त हो जाएगा, मास बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में यहाँ देखो अंडर रूट के अंदर ऊपर एम प्लस एम आ रहा है और नीचे ओरिजिनल मास आ रहा है, ठीक है, टी डैश के सामने। अच्छा, एम्पलीट्यूड, क्योंकि अब आपने मास बढ़ा दिया है तो एम्पलीट्यूड तो कम हो जाएगा, उतनी दूर तक तो नहीं जा पाएगा सिस्टम, है ना। तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, तो ए डैश अगर बता रहे हो तो एम प्लस एम कहाँ आ रहा है, उसी रूट के अंदर डिनोमिनेटर। ये बढ़ेगा, टाइम पीरियड सुस्त होगा और एम्पलीट्यूड उतना नहीं मिल पाएगा, कम मिलेगा। तो यहाँ वही रूट के अंदर का सामान है, एक जैसा है, यहाँ ऐसा है और वहां उल्टा हो जाता है। तो टाइम पीरियड में बढ़ता हुआ दिखाना, एम प्लस एम लिखना ऊपर और यहाँ नीचे है, और इसमें नीचे एम प्लस एम और ऊपर एम। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में उसने ये बोला होता कि ये जो ब्लॉक एक्सट्रीम पर होता है, एक्सट्रीम पर जब होता है उस समय पर हमने उसके ऊपर स्मॉल एम रख दिया होता, तो क्या आंसर आते। तो पहली बात, स्मॉल एम रख तो दिया ना, तो टाइम पीरियड तो यही होगा, क्योंकि टाइम पीरियड तो मास को देखता है और स्प्रिंग कांस्टेंट को देखता है, तो टाइम पीरियड ही होगा। लेकिन एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, कारण जहां पर आपने उस पार्टिकल स्मॉल एम को रखा है वहां वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाओगे तो पहले भी 0 थी, ब्लॉक के रखने के बाद भी 0 है, यानी ये वाला स्टेटमेंट वहां पर नहीं बन पाएगा। उस केस में एम्पलीट्यूड भी कैसा रहेगा, सेम। इज दैट क्लियर? देखो बच्चों, एक और प्रॉब्लम है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, ये M1 का ब्लॉक है, स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, इसके बगल में M2 रखा हुआ है ना, ये इसका अटैचमेंट नहीं है इसके साथ कुछ भी, ठीक है। अब आपसे वो ये बोलता है कि अगर इस M2 के ब्लॉक को हम पकड़कर इधर की ओर पुश करते हैं तो डेफिनेटली ये M1 को पुश करते हुए इधर तक आओगे। तो इफ द पुशिंग इज डन अप टू अ डिस्टेंस D, अगर आप M2 को लेकर स्प्रिंग को D का कॉम्प्रेशन दे देते हो, यानी स्प्रिंग यहाँ पर थी तो स्प्रिंग कितना, स्प्रिंग में कितने का कॉम्प्रेशन आ गया, D, ठीक है, और इतना कॉम्प्रेशन देकर रिलीज कर देते, छोड़ देते हो। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ M1, क्योंकि फाइनली तो M2 भाग जाएगा, M1 ही स्प्रिंग के साथ जुड़ा रहेगा, तो M1 के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बताना है आपको, है ना, एम्पलीट्यूड बताना है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। ये डी कॉम्प्रेस करके आपने छोड़ दिया। चलिए, आपने इसको पुश किया, तो जब आप यहां पर आए तो एक्चुअली आपने ये दोनों को साथ में लेकर आए, तो स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो गई, हाफ के डी स्क्वायर, हाफ के स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन। और जब आप इसको छोड़ दोगे तो ये दोनों ब्लॉक्स, ये M1 का ब्लॉक धकेलता हुआ जाएगा M2 को, तो M1 M2 चिपके हुए चलते चले जाएंगे और इस पोजीशन पर वापस जब आएंगे तो इनके पास एनर्जी होगी हाफ, टोटल हाफ M1 प्लस M2 इंटू V स्क्वायर, है ना। इसके कॉम्प्रेशन से जब ये बाहर निकल कर आएंगे तो दोनों ब्लॉक साथ में चलते हुए आएंगे, तो यहां से जब गुजरेंगे तो इसमें इनकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी सिस्टम की, एंड द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ M1 प्लस M2 V स्क्वायर। और कितनी होगी, जितनी स्प्रिंग में भरी हुई थी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पेंडुलम में सीधा हिसाब यहाँ की पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू मेन पोजीशन की काइनेटिक। तो यहां से आप V स्क्वायर निकाल लीजिए, V स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू K D स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा, अब आप यहां तक आ गए, इसके बाद क्या होगा कि दोनों की सेम वेलोसिटी थी, सेम वेलोसिटी से मेन पोजीशन पे आए। अब क्या होगा, इसके बाद जब आगे बढ़ेगा तो M1 को ये स्प्रिंग अंदर की ओर फोर्स लगाएगी, तो M1 की वेलोसिटी कम होने लगेगी, ठीक है, M1 की, क्योंकि वो स्प्रिंग से बंधा हुआ है।
तो अब मीन पोजीशन के इस तरफ आप आओगे तो स्प्रिंग स्ट्रेच होने लगेगी ना, और स्ट्रेच होने लगेगी तो M1 को वो अंदर की ओर फोर्स लगाएगी, तो M1 की स्पीड कम हो जाएगी और M2 तो उसी स्पीड से भागता रहेगा, ठीक है। तो M2 उसी हायर स्पीड से भाग गया और M1 धीरे धीरे स्लो होता गया, तो अब M2 अलग हो गया M1 से। अब M1 चलेगा और रुकेगा कहीं पर, और वहां से फिर वो वापस लौटेगा और अपना ऑसिलेशन इस तरीके से करने लगेगा। तो अब जो M1 आगे तक जाएगा, अब वो उस अकेला हो जाएगा। अभी तक दोनों साथ में आए थे, लेकिन अब इसके बाद M2 अपनी उसी स्पीड से भाग गया और M1 की स्पीड कम होते जाएगी, है ना। तो M1 कितना आगे जाएगा, अब अगर वो आगे 1 जाता है तो हाफ के स्क्वायर, अब जो उसके पास एनर्जी होगी एक्सट्रीम पर, इधर के एक्सट्रीम पर, क्योंकि अब तो अकेला है, वो उतनी होगी जितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि M2 तो धोखा देके भाग गया, वो भाग गया उधर M2। तो M1 के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उससे बनेगा एम्पलीट्यूड, दैट इज हाफ M1 इंटू वी स्क्वायर। वी वही रहेगा जो यहां से आपने निकाल के लाए थे, तो इट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू M1 बाय के, वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस के डी स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2। So A will be equal to root of M1 plus M2 into K cancel D। इतने एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन होगा, ओके बच्चों। ये भी देखो एक वेल सीन क्वेश्चन है, हमेशा दिखता रहता है। अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम हाइट एज, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, स्पैन है ना, सपोर्टेड है, ये ब्लॉक आता है और इससे चिपक कर रह जाता है ना, रिबाउंड नहीं करता, यहीं पर आकर चिपक कर रह जाता है। मान के चलो फेविकॉल की एक लेयर है, ये ब्लॉक आया चिपक कर रह गया, अब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, जब दबाता है यहाँ तक आया, है ना, और इसके बाद ये ऑसिलेशन करता है। तो वंस अगेन अपने को टाइम पीरियड चाहिए, ठीक है, एम्पलीट्यूड चाहिए वगैरह वगैरह, ओके। तो टाइम पीरियड में कोई समस्या नहीं है, m का मास ऑसिलेट करेगा तो टाइम पीरियड तो आप कितना बोलोगे, 2 पाई रूट ऑफ m बाई के, तो टाइम पीरियड में कोई समस्या नहीं, 2 पाई रूट ऑफ m बाई के, ये तो हो गया। अब एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन देखें अगर, तो मैं यहाँ पर रेफरेंस लेवल ले लेता हूँ, mgh का काम करना पड़ेगा इस बार, तो यहाँ पर रेफरेंस लेवल लेता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम रेस्ट पे है, ये इस समय मैक्सिमम कंप्रेशन आपने ये लिया हुआ है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पर रेस्ट पे है, तो यहाँ से कितना ऊपर था ब्लॉक, h प्लस वाई, है ना, तो mgh कितना था आपके पास, mgh प्लस वाई, और वो पूरा का पूरा किसमें चला गया, स्प्रिंग में चला गया। स्प्रिंग कितनी कॉम्प्रेस हो गई है, वाई, तो हाफ के वाई स्क्वायर, हाफ के वाई स्क्वायर। नो काइनेटिक एनर्जी इज देयर, ना यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी थी, मोशन था कोई, और ना यहाँ पर मोशन, ठीक है। यहाँ से आप इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 2mgy बाई के माइनस 2mgh बाई के इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए, ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका b का काम करेगा, a इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू वो है, तो माइनस ऑफ b यानी 2mg बाई के माइनस ऑफ b प्लस माइनस b स्क्वायर अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो 2mg बाई के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac 8mgh बाई के अपॉन 2a, 2 इंटू a मीन्स 1, ठीक है। अब आप क्या करिए, y इज इक्वल टू 2, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो 2 स्क्वायर है ना, 4 को रूट लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ भी 4 है, 4 उसका रूट 2 बाहर आ जाएगा, 2 बचेगा, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, mg बाई के भी आप यहाँ से बाहर कॉमन निकालें तो यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस माइनस, या मैं ऐसा लिख देता हूँ mg बाई के प्लस माइनस mg बाई के, यहाँ से mg बाई के बाहर निकाल लेना, तो यहाँ तो था वो निकल गया, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया 1 प्लस, यहाँ का 2 भी निकल चुका है और mg बाई के भी निकल चुका है, यहाँ से 4 निकला है तो 2 बचा, है ना। m स्क्वायर था नहीं, तो आपने क्या किया होगा, m का इंटू और m का डिवाइड किया होगा, तो m स्क्वायर इस तरीके से g स्क्वायर बनाया होगा, नीचे mg आ जाएगा, mg, है ना, क्योंकि आपने mg कॉमन निकाला हुआ, बाहर निकाला हुआ है। अच्छा, नीचे k अकेला था और आपने ये k निकाल रखा है, इसका मतलब है कि k का इंटू किया होगा, k का डिवाइड, तो इंटू करने के बाद k स्क्वायर बना, k स्क्वायर का k बाहर हो गया, लेकिन ऊपर जो k आया होगा वो आ जाएगा 2hk बाय mg,
ठीक है, तो ये आ गया आपका स्टेटमेंट y इज इक्वल टू दिस। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें क्या है, y इज इक्वल टू mg बाई के प्लस इतना और माइनस इतना। तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि जो y है आपका, y इसमें वो मीन पोजीशन mg बाई के तो मीन पोजीशन हो गई। m का मास अगर स्प्रिंग को से सस्पेंडेड है तो आपको मालूम है mg इज इक्वल टू kl, यानी mg इज इक्वल टू ky, यानी इस y के अंदर जो इतना है उसके अंदर इतना सामान जो y जो होगा वो तो इक्विलिब्रियम के लिए होगा। यानी जब ये ब्लॉक आया होगा तो यहां पर कहीं इक्विलिब्रियम की लेंथ होगी, यानी यहां से ये जो है ये है mg बाई के, दिस इज l, ठीक है, इतना ये है l, ओके l। उसके बाद फर्दर ये होगा इतना प्लस इतना और यहां से माइनस इतना, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। बेसिक्स याद है आपको स्प्रिंग के जो हमने सिखाया था अभी कि भाई mg और kl वाला पार्ट तो इक्विलिब्रियम कहलाता है, वहां से फिर एम्पलीट्यूड काउंट होता है, इतना प्लस इसमें प्लस जो हो रहा होगा या माइनस जो हो रहा होगा, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम की लेंथ हो गई एंड दिस इज योर एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू होगा mg बाय k अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2hk बाय mg। क्लियर, दिस इज एम्पलीट्यूड।